नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी 29,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। पीएमओ ने एक बयान में बताया है कि इस दौरान वह आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में 29,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कई मायनों में यह अहम है। गुजरात को सौगात तो मिलने वाली है और आपको बता दें इसमें मेट्रो की सौगात होगी। अहमदाबाद को कुल अगर बात की जाए गुजरात की तो 29,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज मिलने वाली हैं गुजरात को। पीएम मोदी का ये मिशन जो है बेहद अहम है। पीएम मोदी का 2 दिन का ये गुजरात का दौरा है, बेहद अहम है। और आपको बता दें कि ये 2 दिनों तक कई अहम चीजें जो हैं वो आज देने वाले हैं, सौगात आज मिलने वाली है। तो पीएम मोदी का 2 दिवसीय ये दौरा और कुल 29,600 करोड़ की योजनाएं जो हैं उसका शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई रोड शो भी पीएम मोदी आज करने वाले हैं अहमदाबाद और भावनगर में। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। इसी मांग को लेकर वाराणसी के जिला अदालत में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बीते 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला जज की अदालत में अर्जी देकर शिवलिंग की आकृति की भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। इधर हिंदू पक्ष के एक दूसरे वकील अनुपम द्विवेदी का कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए जांच नहीं होनी चाहिए, इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी है। सेक्शन 22 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी पुरातत्व इंटरेस्ट की चीज़ को आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपनी साइंटिफिक टीम के ज़रिए उसकी जांच कर सकता है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है जिस चीज़ की जांच की जाती है। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या माध्यम अडॉप्ट करेगा, ये तो जब जांच के आदेश होंगे तो वो कोर्ट के सामने उस चीज़ को इन्फॉर्म करेगा, रखेगा। पर हमारा इंटेंशन और हमारा मकसद ये है कि जो शिवलिंग कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई 2022 को बरामद हुआ है वो कितना पुराना है ये पता लग सके। शिवलिंग हमारा एक सनातन धर्म का प्रतीक स्वरूप है, भगवान शिव का प्रतीक है। हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसमें आस्था रखते हैं, हमारा विश्वास है उसमें। तो शिवलिंग को भंग करना ये कहाँ तक धर्म सम्मत है? आप जो है कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, आप किसी वैज्ञानिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। किसी भी टेस्ट को किसी भी तरीके से उसमें से आप सब्सटेंस बिना लिए कैसे कर देंगे? किसी भी तरीके से आप टेस्ट करने जाएंगे। मैं साधारण सी बात पूछता हूं, आम जनमानस से पूछता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि जब रोग होता है तो उस समय आपका टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल निकाला जाता है और उसको लैब में ले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से भाई वो हम ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हम उनको जब टेस्ट करने जाएंगे तो कोई सब्सटेंस निकालेंगे तो हमारा शिवलिंग भंग हो जाएगा। उसकी पूजा कैसे करेंगे? या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम मान ले 2 तरह का टेस्ट और होता है जिससे जो है लेजर एंट्री कराना भी शिवलिंग को भंग करने के समान होगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएफआई पर अब ट्विटर का एक्शन हुआ है। पीएफआई का ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन किया गया है। सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने यह एक्शन लिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें
कल पीएफआई को बैन किया गया और उसके बाद भारत सरकार की अनुशंसा जो रही कि पीएफआई का जो अकाउंट है ट्विटर का उसे भी बैन किया जाए और अब इस पर ट्विटर इंडिया ने एक्शन लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अकाउंट जो है वो बैन कर दिया गया है पीएफआई का। यह बड़ी खबर इस वक्त की, पीएफआई पर 5 सालों के लिए कल बैन लगाया गया और आज पीएफआई का ट्विटर अकाउंट जो है वो भी अब बैन कर दिया गया है। ट्विटर इंडिया ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है, सरकार ने इसकी अनुशंसा की थी। तो पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। पीएफआई को पहले बैन किया गया और अब उसका ट्विटर हैंडल जो है वो भी बैन कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर बैन को लेकर कहा है कि वो देशद्रोही संगठन नहीं है, बावजूद इसके उस पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि आरएसएस पर लगना चाहिए था। पीएफआई का जहां ताल्लुक है वो भी एक देश की एक सोशल पार्टी है और वो ख़ास तौर से मुसलमान को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए काम कर रही है देश के अंदर। तो गद्दार वतन तो है नहीं वो, उनको उन पर बैन लगाना इस तरीके से मुनासिब नहीं है, जबकि हमारे सामने आरएसएस मौजूद है और पार्टियां मौजूद हैं। तो उन्होंने उस पर तो कोई बैन लगाया नहीं, लेकिन आज इस पर बैन लगाकर इसके खिलाफ कोई जो पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सोनिया गांधी से आज मुलाकात करेंगे अशोक गहलोत। दोपहर 12 बजे ये मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोनिया गांधी से राजस्थान के मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे ये मुलाकात हो सकती है। दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है, उनके नाम की एंट्री हुई है और जानकारी यह मिल रही है कि वो भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं और आज ही दिग्विजय सिंह अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि दिल्ली में हैं और आज वो मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। जो हालात राजस्थान में बने हैं उसकी जानकारी वो सोनिया गांधी को देंगे और इन सब के बीच अपडेट यह भी है कि अब दिग्विजय सिंह के नाम की एंट्री हुई है अध्यक्ष पद को लेकर के, क्योंकि नामांकन दाखिल करना है, समय बहुत कम बचा है। अब ऐसे में कई सारे नाम जो हैं उस पर चर्चाएं चल रही हैं। दिग्विजय सिंह का नाम भी अब इसमें शामिल हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में फेसबुक पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बाड़मेर के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र का है। हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले इस पोस्ट को लेकर इलाके में जबरदस्त आक्रोश है। पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। गिरफ्तार युवक के फेसबुक आईडी की प्रोफाइल में भीम आर्मी का आईटी सेल का प्रभारी लिखा हुआ है। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट और तकनीकी सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। निर्देश प्राप्त हुए कि इस तरह से कोई देवी देवताओं के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणी अमर्यादित टिप्पणी की है, जिस पर तकनीकी सहायता लेकर और नाम पता और उसकी लोकेशन देखी गई। तत्पश्चात मानीलाल स्नोप चंदाराम,  मेघवाल निवासी चैनपुरा बागुड़ा, जो भी गुड़ामालानी में
कार्यकर्ता है, उसको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में मुकदमा दर्ज होने पर आज उसको मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन सुबह से ही कतार में लगकर मां की एक झलक पाने को ललायत है। मंदिर का उल्लेख काशी खंड में आता है। यहाँ पर इस मंदिर की मान्यता है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन इस मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए एक समान भीड़ उमड़ती है। 9 देवियों के अलग अलग रूप की पूजा होती है, मगर इस मंदिर में हर 9 देवियों को पूजने वाले श्रद्धालु आते हैं। अपने हाथ से जो है यहाँ आप सभी से निवेदन किया जा रहा है कि आपको जो है कपूर दिया गया। माँ कुष्मांडा का दिन है ये। कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके नाभि में वास करें, ऐसी कुष्मांडा उषा की तरह शांत रहने वाली माँ कुष्मांडा दुनिया में सर जगह आप देखिए, नवरात्रों के दिन में अलग अलग जगह लोग जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते हैं, लेकिन दुर्गा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ 9 दिन एक समान भीड़ होता है। लोगों की मान्यता है कि एकमात्र अड़हुल के फूल का कली चढ़ाने से, दर्शन मात्र करने से सारे रोग व्याधि, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज माता का चौथा कुष्मांडा दिन का दिन है। 9 रूपों में उनका चौथा रूप माना जाता है और इन्हीं का दिन है। भक्तों का तांता लगा है, लाइन लगा है। भक्त जो भी मुरादे लेकर आते हैं पूरा होता है माता कररानी के यहाँ दरबार में। तैयारी यहाँ पे सारी प्रशासन की भी व्यवस्था है, हमारे मंदिर के गार्ड भी लगे हुए हैं, सब सुरक्षित व्यवस्था चल रहा है। बढ़िया से यहाँ दर्शन पूजा हो रहा है माता। रांची में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर के बीआईटी थाना क्षेत्र से नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक महिला तस्कर भी शामिल है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं पुलिस के अनुसार महिला अपने बहनोई के साथ मिलकर गांजे की तस्करी करती थी। गुप्त सूचना के आधार पे ग्राम नेवरी विकास में बीआईटी मिश्रा ओपी के टीम के द्वारा एक रेड किया गया और उस वहाँ पे बड़े पैमाने पर 1.600 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। ये गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी, वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी ये सूचना दी गई थी और जो इसमें हमारा निर्देश प्राप्त था रांची पुलिस को कि नारकोटिक्स से संबंधित जितने भी व्यवसाय होते हैं उसके ऊपर में एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेते हुए सभी जगह रेड करके उनको न्यूट्रलाइज करना है। और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उर्मिला देवी और केशवर हजाम। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो प्रतिक्रिया देते चल रहे हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि सुशील मोदी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। लखनऊ में नगर निकाय सेवा के अधिकारियों ने मानक समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो नगर निकाय चुनाव से पहले सपा नेता की बात कर लेते हैं। आजम खान के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से 3 नए केस दायर करने और रामपुर स्थित उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई और कथित रूप से अधिग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहीं आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च अभियान चलाने के लिए दी गई प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को सर्च वारंट की इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में रोड क्लीनर मशीनें, किताबें, अलमारी और फर्नीचर बरामद करने के बाद पुलिस ने कोर्ट से सर्च करने के लिए वारंट की अनुमति मांगी थी।
लखनऊ में नगर निकाय सेवा के अधिकारियों ने मानक समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो नगर निकाय चुनाव से पहले नगर निगम और नगर पालिका ऑफिस सारी सेवाएं बंद कर दी। के लिए सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं। सबसे पहली मांग है कि जो मानक निर्धारण समिति की रिपोर्ट सबमिट की गई थी, श्री अतुल गुप्ता उसके अध्यक्ष थे और वो 5 सदस्यीय समिति थी, हाई लेवल कमेटी थी। उस रिपोर्ट को 2020 में उन्होंने सबमिट किया और आज 2022 और 23 आने वाला है। उस रिपोर्ट को अभी तक लागू कराने के लिए सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। मानक निर्धारण समिति की रिपोर्ट लागू होने से जो हमारा पालिका का कैडर है उसके स्ट्रक्चर को हम बना सकेंगे और जब स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेंथ होगा तभी हम नागरिक सुविधाओं को सही ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लगातार प्रत्यावेदन दिए जा चुके, लगातार बातें कही जा चुकी, हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन उस आश्वासन का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सहारनपुर जिला प्रशासन ने 50,000 के इनामी मोस्ट वांटेड खनन माफिया हाजी इकबाल की 203 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हाजी इकबाल की संपत्तियों को चिन्हित किया है। गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी ने संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए थे। यह कार्रवाई अब तक प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले कई महीने में हाजी इकबाल की 1 अरब की संपत्ति कुर्क हुई। इसी मुकदमे में वांछित है और वो उसके द्वारा भी न्यायालय के आदेश का किया गया था जिसमें 50,000 का इनाम। लंपी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चपेट में आ रहे गौवंश अब मौत के मुंह में समाने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लंपी पर काबू पाने के लिए वैक्सीन का सहारा ले रही हैं, लेकिन यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैल रही है। इस बीमारी की जद में 6 राज्यों के ज्यादातर गौवंश आ गए हैं। लंपी वायरस के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अपनी गो समाधि में 200 गौवंशों के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाया। पशु चिकित्सा अधिकारी गायों के उपचार करने में लगे हैं। लंपी वायरस को लेकर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर भी है। जो लंपी स्किन डिजीज़ की समस्या जो हमारे सामने है, इसके लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अपने गौ समाधि संत समाधि में 200 गौवंशों के लिए एक आइसोलेशन केंद्र बनाया है। वेटनरी ऑफिसर्स लगातार लगे हुए हैं उनको औषधि और उनका उपचार करने के लिए। और जहाँ से भी समस्या या कंप्लेंट आती है कि लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रसित गौवंश नगर निगम में है, तो उनको हम लोग तत्काल ट्रांसपोर्ट करके अपने गौ समाधि संत समाधि के आइसोलेशन सेंटर पर ले आते हैं वृंदावन में। इसके अतिरिक्त समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, साधु महंतों द्वारा भी आइसोलेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं जिसमें नगर निगम सहभागिता कर रहा है। सबसे रिसेंट अभी कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 2000 गौवंशों के लिए आइसोलेशन केंद्र समाज सेवी संस्थाओं एवं साधु संतों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था इत्यादि कर रहा है, दवाई की व्यवस्था करने की को प्रयासरत है। और लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर हम लोग बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हैं। यदि कोई भी गौवंश ऐसा पाया जाता है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ है, तो हम उसका तत्काल उपचार करेंगे और आशा करेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा संगरूर विधानसभा में एक मेडिकल कैंप में पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है,
इसलिए आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। हरियाणा में बरसात के कारण यमुना नदी तांडव मचा रही है। वहीं मारकंडा नदी ने भी अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई दिनों से हो रही बारिश से शाहबाद से गुजर रही मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण मारकंडा के आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। जल भराव के कारण जिले के कई गांवों में किसानों के हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश के कारण उन्हें जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर साल बेमौसम बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर से फसलों को नुकसान पहुंचता है। गोंडा में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन को सकुशल निपटाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहार दुर्गा पूजा और दशहरा को सही तरीके से करवाने के लिए कस्बे में पैदल गश्त किया जा रहा है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हर मूर्ति पंडालों पर लाउडस्पीकर भी बजेंगे।